डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 1। ऑर्डर का मतलब ये रहता है कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स रहते हैं उनका जो पावर रहता है उस पावर की समेशन को हम कहते हैं ऑर्डर, है ना। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है N2O5, इसका डिकम्पोजिशन देखेंगे हम, वो बनाएगा N2O4 प्लस हाफ टाइम्स O2। इसका अगर आप रेट निकालेंगे तो रेट इसका आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज्ड पावर 1। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया। अब अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिकल मॉडल निकालना हो, बनाना हो, वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम कुछ एजम्पशंस लेंगे। एजम्पशन क्या लेना है? सपोज मैं करता हूँ, एक एज्यूम करता हूँ एक रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन है ए गिव्स पी, यानी ए रिएक्टेंट है और पी है प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के लिए अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, इफ दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो इसके लिए जो रेट होगा मैं लिखूंगा, इसका जो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर 1। समझ में आया ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, यानी ये इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रेज्ड पावर 1, तभी ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा, है ना। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेट जो है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज्ड पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे ये जो के लगाया मैंने, ये क्या लगाया मैंने? ये लगाया मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या मैं कहूंगा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो है रेट को जब हम मैथमेटिकली दिखाते हैं, हम दिखाते हैं ऐसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होता है रिएक्शन में, तो हम लिखते हैं माइनस विद चेंज इन टाइम, इसी को हम कहते हैं रेट। तो इसका मतलब रेट के बदले में मैं ये लिख सकता हूं। इस हिसाब से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर मान लो 1 है। इस हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा ऐसे, dA बाई dt माइनस इज इक्वल टू के ए। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया, बहुत ही ईजी है। अब ए वालों को एक ही साइड में लाएंगे और ये जो dt है इसको इधर ले जाएंगे। मैं लिखूंगा ऐसे, डी ए बाय लिखूंगा मैं ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, डी ए बाय ए, और डी टी को इधर ले जाओ और माइनस साइन को भी इधर ले जाओ, मैं लिखूंगा माइनस के डी टी। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब ये बन गई हमारे पास में दूसरी एक इक्वेशन, इसको नाम रखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, डी फॉर्म में, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, मैं दिखता हूं इसमें लार्ज चेंज, वो भी कंटिन्यूस। वो चेंज कहां से कहां देखूंगा मैं देखूंगा स्टार्ट से लेके किसी टाइम टी तक, या स्टार्ट से लेके 5 मिनट के बाद, स्टार्ट से लेके 10 मिनट के बाद, ये मेरी मर्जी है ना। यानी मैं इंटीग्रेट करूंगा, यानी मैं देखूंगा चेंज, इंटीग्रेट लार्ज चेंज देखूंगा, कहां से कहां तक? फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 0 टू टाइम इज इक्वल टू टी, इस टाइम से इस टाइम। ठीक है, यानी स्टार्ट से जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा तब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ए की पूरी कंसंट्रेशन मौजूद होगी, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी ना, 0 टाइम। तो मैं ये कहूंगा उस टाइम पे जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो होगी ओरिजिनल कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैं इस इनिशियल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन ए तक देखूंगा चेंज क्या हो गई, या एटी तक, एटी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे,
या ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जब टाइम 0 था तो तब पूरा का पूरा रिएक्टेंट मौजूद था, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन कुछ देर के बाद में, 5 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में रिएक्टेंट जब रिएक्ट होता है तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन मौजूद नहीं रहती है, बल्कि कुछ कम कंसंट्रेशन मौजूद रहती है। उस कम कंसंट्रेशन को कहते हैं ए या AT। समझ में आया ना? मैं यहाँ पे ए ही लिखूंगा ताकि ये ज़्यादा कम्बरसम ना हो जाए, यानी ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए रिएक्शन, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करता हूँ इस टाइम से इस टाइम तक और इस कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन तक, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dA बाई A, राइट। मगर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करते हैं हम? A ओरिजिनल से लेके A तक या AT तक, इस रेंज में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस लिमिट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, चेंज देखते हैं। इक्वल टू माइनस के तो कांस्टेंट है, इसमें चेंज क्या होगी? कुछ नहीं, उसको बाहर निकालो, अंदर रह जाएगा dt। लेकिन कहाँ से? 0 से लेके t तक, यानी 0 टाइम से लेके सपोज 10 मिनट तक या 15 मिनट तक, उस टाइम को दिखाते हैं हम t, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन या तीसरी इक्वेशन जिसको आप कहते हैं। इस पे आप नजर डालो पहले, ये मैं बताता हूं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x बराबर होता है ln x, यानी नेचुरल लॉग x, राइट। ये आप ध्यान में रखना। अब यहां पे हमारे पास में dx बाय x है क्या इस तरह का? हाँ है ना। x के बदले में आप a ले लो, यहाँ पे dA बाय a है ना, dA बाय a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा ln a, राइट। जिस तरह यहाँ पे ln x आ गया, यहाँ पे इसके बदले में आएगा ln a। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? ये लिमिट a0 से लेके a तक, राइट। इक्वल टू माइनस के इंटू, यहां से ये और ये कट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म। t को भी दो लिमिट से, कहां से? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं। पहले t को ये लिमिट देंगे, यानी ये वैल्यू देंगे t, फिर देंगे ये वैल्यू लोअर वैल्यू, यानी t के बदले में ये लिखेंगे 0। समझ में आया ना? तो ये इक्वेशन जो है ये हम दूसरे पेज पे ले जाएंगे आपको। लेकिन याद रखना यहाँ पे इक्वेशन क्या है? ln a। अब इसके लिमिट्स है a0 टू a और माइनस k इंटू टी माइनस 0, ये बन जाएगा माइनस के टी। चलो यहाँ ये मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ। ये इक्वेशन थी, वो है ना, याद है ना आपको? शाबाश, ये इक्वेशन आपने लिखी होगी। अब इसको a को वैल्यू देना है पहले, ये तो मैं लिखूंगा ln a, है ना। ये a के बदले में ये a लिखेंगे, एक ही बात है। माइनस कर देंगे ln, ये a को आप ये वैल्यू देंगे, ये बन जाएगा ln a0, राइट। इक्वल टू माइनस k इंटू टी, वो हो गया माइनस के टी, माइनस के इंटू माइनस 0 क्या होता है? 0, इसको लिखेंगे ये नहीं, है ना। तो ये जो है ये वाली इक्वेशन, ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 3 है ना। चलो जो भी है नंबर खुद से दे देना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ? सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो। इसको जब सॉल्व करेंगे हम ऐसे लिखते हैं ना, ln a माइनस ln b, वो बराबर ln a डिवाइड बाई b। अगर ये प्लस रहता तो फिर मल्टीपल हो जाता है, ln a मल्टीपल b, यानी ln a माइनस ln b बराबर हो जाता है ln a बाई b सीधा। जिसको मैथ नहीं आता वो भी इसको कर सकता है। अब यहाँ पे a b क्या है? a के बदले में ये है a और b के बदले में क्या है? a0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, इट इज ln a बाई a0, राइट। समझ में आया? और ये बराबर है माइनस के टी। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे काम की इक्वेशन है। अब मैं आपको दूसरी इक्वेशन दिखाता हूँ, दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है इसमें से, ठीक। देखो ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये अगर हम इधर ले जाएंगे या ये माइनस खत्म कर देंगे,
ये ख़त्म कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस का इन्वर्स लिखेंगे, ऐसे उल्टा लिखेंगे, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे। कैसे? मैं लिखूंगा लॉन ए नॉट, राइट, ए नॉट ऊपर ए नीचे, यानी मैंने इसका उल्टा लिख दिया तो यहाँ पे माइनस के बदले में प्लस साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इन दोनों के साथ में हम कुछ खेल जुगाड़ करेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखो। यहाँ पे डालता हूँ मैं लाइन ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। देखो लॉन, ये है लॉन ए नॉट बाई ए, इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2.303 है ना। लॉन ए जो बराबर रहता है वो रहता है बराबर 2.303 लॉग ए। तो मैं लिखूंगा इसके बदले में 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, राइट, इक्वल टू के टी। किसी को कोई शक है? नहीं, हम बोलेंगे कोई शक नहीं। समझ में आया? चलो इंक चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे नज़र रखो, इस चीज़ के ऊपर नज़र रखो। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये जो ये लॉग वाला ना, ये लिखेंगे इधर, मैं इसको ऐसे लिखूंगा लॉग ए नॉट बाई ए, ये वाला पोर्शन, ये 2.303 ले जाऊंगा इधर, ये बन जाएगा बराबर, यहाँ पे मल्टीपल में था तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये बन जाएगा के बाई 2.303, सॉरी 303 इंटू टी, या के टी बाई 2.303 भी लिख सकते हैं आप। कोई शक है इसमें? नहीं, कोई शक नहीं। ठीक, ये होगा एक तरीका। अब दूसरा तरीका भी है इसमें। ये जो के टी है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास में ये जो ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आए लिखो। देखो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो के टी है वो बराबर है 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइड बाई ए, ऐसा ही है ना। शाबाश। अब सपोज मैं एक रिएक्शन करता हूँ, एक रिएक्शन है ए गिव्स पी, जो हमने ले ली पहले ये रिएक्शन। जब मैं स्टार्ट करता हूँ, यानी जब टाइम 0 होता है, तब ए की पूरी कंसंट्रेशन मौजूद होती है। उस कंसंट्रेशन का नाम लिखूंगा मैं ए, स्मॉल ए। ये ए की कंसंट्रेशन मान लो। प्रोडक्ट कितना बना होगा? 0। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने टी इज इक्वल टी, इस टाइम के ऊपर मैं देखता हूं कि कुछ प्रोडक्ट बना है। कितना प्रोडक्ट बना है? एक्स क्वांटिटी बनी है। तो एक्स क्वांटिटी आई कहां से? ये तभी बनेगा जब ए में से इतना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब ए में से ये एक्स माइनस हो जाएगा तब जाके ये बनेगा। इसमें कोई शक है? नहीं है, कोई शक नहीं। क्लियर? अब देखो ये जो मैंने यहां पे लिखा, ए के बदले में पहले ए लिखा जब ओरिजिनल ए था, उसके बाद में कुछ देर के बाद में ए में से कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ए माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ जो ए ओरिजिनल है उसके बदले में मैंने ए लिखा, लेकिन कुछ देर के बाद में जो कंसंट्रेशन रहती है ए, उसके बदले में मैंने ए माइनस एक्स लिख दिया। वो ठीक है ना यहां तक? शाबाश। अब देखो, अब अगर मैं ये चीज यहां पे पुट कर दूं, किसमें? इसमें, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता ऐसे के टी, देयरफॉर के टी, ये वाला के टी इज इक्वल 2.303 लॉग ऑफ, लॉग ऊपर लिखेंगे ए नॉट के बदले में क्या लिखेंगे हम? ए के बदले में क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स, है ना। ए नॉट के बदले में लिखेंगे ए के बदले लिखेंगे ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। ठीक, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई ये टी। यहाँ पे टी मल्टीपल में था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। ये और एक इक्वेशन बन गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप खुद खेल सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको ये याद रखना है के इज इक्वल 2.303 बाई
टी लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हम बाद में आराम से देख सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है ये, तीसरी इक्वेशन है ये और ये सब इक्वेशंस में एक साथ लिखूंगा बाद में। फिलहाल आप यहाँ पे नजर रखो। अब इसके साथ में थोड़ा जुगाड़ करते हैं। ये जो इक्वेशन बन गई, इसका क्या करेंगे? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, अगर हमारे पास में ln x इज इक्वल टू वाई है, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, तो x किसके बराबर है? वो बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ, यानी ये ln इधर जब ले जाएंगे ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ y। समझ में आया? अब इसी तरह से अगर मैं ये ln इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a बाई ए नॉट, राइट, a बाई ए नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। या मैं लिखूंगा इसके बदले में, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसके बदले में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी कोई भी कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे, ठीक है, डिवाइड बाई सी नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। ये भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी आपको फॉर्मूले दिख जाते हैं बुक्स में, लेकिन ये एक ही बात है, आप सी लिखो या ए लिखो, है ना। अब अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं, ये ए इधर ले जाओ, ये बन जाएगा ए इक्वल टू, ये ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आप इसको ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं वायले इक्वेशन। क्या कहते हैं? वायले इक्वेशन। और ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे यूजफुल इक्वेशन मैं बोलूँगा, सबसे यूजफुल इक्वेशन। ये हमें डायरेक्टली देता है, क्या देता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम पे रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन कितनी होगी वो देता है ये। समझ में आया ना? कब देगा? इफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टाइम आर नोन, और ये रेट कांस्टेंट हमें मालूम होगा। आप किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है और इसका रेट कांस्टेंट मालूम है। समझ में आया? सो if we know what K and A naught, right, we can determine concentration of reacting species. We can determine concentration of reacting species at any time. समझ में आया? अभी भी टाइम है हमारे पास में, तो ये इन्हें हम ये अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो, और एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है, ये दो इक्वेशंस आपने अब देख ली। ये दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ये दो डिफरेंट फॉर्म्स है। मैं और एक फॉर्म भी बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है, और एक भी फॉर्म बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस इक्वेशन के बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है क्या? के क्या है? रेट कॉन्स्टेंट है, टी इज टाइम, A is concentration at any time, at a time that we want to determine, ठीक है। और A नॉट क्या है? ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। समझ में आया? इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? A डिवाइड बाई A इज इक्वल टू A नॉट, ठीक। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ के टी। ये माइनस जो है खत्म करने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, राइट। अब देखो, अगर मैं ये टर्म को कुछ ऐसा वैल्यू देता हूं कि ये 1 बन जाए, यानी ये दोनों बराबर हो जाए और ये 1 बन जाए, तो 1 इंटू एनीथिंग मीन्स दैट थिंग, तब ये कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास में मौजूद कंसंट्रेशन है रिएक्शन में वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन के बराबर है, नहीं अभी कुछ रिएक्ट नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये देखना कि ये रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, देखो इस इक्वेशन के हिसाब से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
वो कभी कंप्लीट नहीं होगी, वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? कंप्लीट होने का मतलब है कि इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, यानी रिएक्टेंट कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू जीरो कब आएगा? जब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, यानी जीरो इंटू एनीथिंग इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा? ये जीरो होगा, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन जीरो होगी व्हेन टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब हम t को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको जब आप इन्फिनिटी वैल्यू देंगे तब जाके ये जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब तब जाके हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो जीरो रह जाएगी। तो इसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, वो चलती जाती है। समझ में आया ना? यानी वो इनफाइनाइट टाइम पे ही कंप्लीट हो सकती है। राइट, शाबाश। अब जो दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इक्वल टू लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स ही मिला था ना हमें, शाबाश। अब इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये इक्वेशन हमें क्या बता देती है? ये a क्या है एक्चुअली? ये है a ओरिजिनल, है ना, ये ओरिजिनल a ओरिजिनल है, और a माइनस एक्स क्या है? ये कंसंट्रेशन ऑफ a आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सम प्रोडक्ट। समझ में आया ना? यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इक्वल टू लॉग ऑफ a नॉट डिवाइड बाई a, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, शाबाश, सॉरी, इंटू है ये, इंटू लॉग ऑफ दिस, ठीक। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते 2.303, ठीक, डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा मैं C ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम T, ऐसा भी लिख सकते हैं, तब भी आपको ये रेट कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक। और अभी हमने और एक इक्वेशन देखी, वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी, उसमें हमने देखा जिससे पहले वाले इक्वेशन में हमने क्या देखा? वाले इक्वेशन में हमने देखा कि A जो है, एंड वी नो लिखूंगा, वी नो A इज इक्वल टू A नॉट, राइट, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस KT, ये भी देखा। इसको अगर मैं C के फॉर्म में लिखूंगा तब मैं लिखूंगा CT इज इक्वल टू C0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस KT, है ना। इन्हें A के बदले में मैं C लिखता हूँ। A क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम T, और A नॉट क्या है? ओरिजिनल कंसंट्रेशन, वही लिख रहा हूँ मैं, एक ही बात है। अब अगर आप इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को देखोगे, इनके ऊपर आप ग्राफ बना सकते हैं, इसको आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा, सपोज मैं लिखूंगा CT वर्सेस ये T, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा ऐसा, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ये हमें बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर प्रोसीड्स टू कंप्लीशन। ये हमने इससे पहले डिस्कस किया। अभी क्या बताता हमें कि इट शोज, कहूंगा मैं, इट शोज दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर प्रोसीड्स टू कंप्लीशन। यहां तक तो समझ में आया, शाबाश। अब देखो दूसरी बात बताऊंगा मैं आपको। अब मैं आपको दूसरा एक ग्राफ दिखाता हूं। अभी हमने एक इक्वेशन लिखी ऊपर, वो इक्वेशन इस तरह, ln a माइनस ln a नॉट, है ना, इज इक्वल टू माइनस KT, यही लिखा था ना। बाद में हमने इसको रीअरेंज किया, या रीअरेंज भी नहीं करेंगे, सीधा रीअरेंज कर सकते हैं, या सीधा इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा ln a इक्वल टू माइनस KT, यहाँ पे माइनस था, ये इधर जाने के बाद में प्लस हो जाए, ये बन जाए ln a नॉट, राइट। ये एक इक्वेशन बन गई। इसके ऊपर आप और एक ग्राफ बना सकते हो। वो ग्राफ क्या है? वो ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। देखो, हम लेंगे
लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ए, मैं लिखूंगा लॉन ए, वर्सेस लूंगा मैं टाइम, है ना। अब इसका ग्राफ क्या आएगा, ये ग्राफ जो ना ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको y लिखता हूं, ये mx ये प्लस c, यानी ये y एक्सीस पे लिखेंगे, t लिखेंगे x एक्सीस पे, t लिखेंगे x एक्सीस पे, और c क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट, और k क्या है, k है स्लोप, लेकिन k का वैल्यू नेगेटिव है तो ऐसे स्लोप आ जाएगा, तो ये कहलाएगा इंटरसेप्ट, यानी ए नॉट, राइट, समझ में आया। ए नॉट है इंटरसेप्ट और ये है की, यानी स्लोप, समझ में आया। तो ये और एक ग्राफ बन जाता है। इस स्लोप से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप बराबर रहता है, शाबाश, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हैं, या स्लोप इक्वल टेन थीटा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ये स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालते हैं उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं इसकी, और इन डिफरेंट इक्वेशंस के बेसिस पे हम डिफरेंट इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका हाफ लाइफ क्या होता है। क्लियर। फिलहाल आज इतना ही।